हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप सभी को हिंदी के सभी 50 सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सभी के स्क्रीन पर लाए हैं। तो देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए हमारा कह रहा है, भारत से हम क्या सीखे। क्या है यह जो भारत से हम क्या सीखे, यह भाई साहब भाषण है। किसका भाषण है? मैक्स मुलर का दिया हुआ भाषण है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मैक्स मुलर थे। मैक्स मुलर क्या थे? भारत भक्त। बी में दिया हुआ है संस्कृत अनुरागी, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाला। और ये जो मैक्स मुलर थे ये सभी में निपुण थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था भाई साहब? तो इसके पिता का नाम था विलहेल्म मुलर। इसके पिता का नाम क्या था? विलहेल्म मुलर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसके जन्म हुए थे जर्मनी में। इसका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को कहा है। किसको कहा है? मैक्स मुलर को। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया? जो मैक्स मुलर थे वो 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किए थे। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। अब देखिए मेरे भाई साहब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसे हो जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों को। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? इसके अनुसार सबसे प्राचीन मतलब पुराना भाषा कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इससे हो जाएगा, संस्कृत। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सर विलियम जोन्स ने समुद्र की यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो उसका ऑप्शन नंबर बी 1783 ईस्वी बिल्कुल इससे हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? ये जो गवर्नर जनरल था भारत का था। कौन का था भाई साहब? भारत का। वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर जनरल था? भारत का। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वोच्च संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो इसके अनुसार सबसे परिपूर्ण देश भारत ही लगता है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दारिश क्या है? दारिश जो है सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है, मतलब सोने का पुराना सिक्का है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला है? तो इस दारिश नामक सोने से भरा घड़ा सिक्कों से ये वारेन हेस्टिंग को मिला है। किसको? वारेन हेस्टिंग को। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नीति कथा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सर्वोच्च संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। यह गद्यांश जो है किस पाठ का है? तो यह गद्यांश मेरे दोस्त भारत से हम क्या सीखे पाठ से है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, मैक्स मुलर ने कठोरकेन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया है? तो जर्मन भाषा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हितोपदेश का जर्मन में भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मुलर बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय के श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो यह गद्यांश मेरे दोस्त भारत से हम क्या सीखे पाठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, मैक्स मुलर के अनुसार यह कौन सा देश है जो हर्ष जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत ही सबसे बढ़िया देश है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से घड़ा सिक्का मिला था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सॉरी डी, वारेन हेस्टिंग्स। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, वारेन हेस्टिंग के समय वाराणसी में कितने दारिश नामक सिक्के मिले थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 172 सिक्के। तो अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल रहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन योग्य देश है। तो ये कौन सा देश है मेरे दोस्त? पहले ही बता दिए हैं, भारत ही है।
भारत ही सबसे बढ़िया देश है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हकर्स थे, हकर्स कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक, वनस्पति पेड़ पौधों के बारे में जानते थे, बहुत विज्ञान थे इसलिए वैज्ञानिक बने। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि मैक्स मुलर को दिया गया था, जो मैक्स मुलर ने उसको वापस दे दिया था। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन मुंबई में नहीं हो सकते हैं, ना ही दिल्ली में और ना ही कोलकाता में। अगर यह सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं तो कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मुलर ने। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती भी किसने कहा? या स्वामी विवेकानंद ने कहा। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्लेटो और कौन थे? प्लेटो और कौन थे? महान दार्शनिक। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। सच्चा भारत कहाँ बसता है? सच्चा भारत कहाँ बसता है? गाँवों में, खलिहानों में नहीं बसता है, बगीचे में नहीं, गलियों में भी नहीं, तो कहाँ बसता है सच्चा भारत? गाँव में। कट। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कट और कैन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था? जर्मन भाषा में मैक्स मुलर ने किया था। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानगरों में। आज आप सभी को 50 हिंदी का निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, सभी को कराएंगे एकदम शानदार तरीके से। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न कर रहा है। संस्कृत की पहली विशेषता इसकी है क्या है? प्राचीनतम, मतलब यह संस्कृत भाषा बहुत पुरानी भाषा है, देवों की भाषा है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। सहनाओं का रचनाकाल है। सहनाओं का रचनाकाल ऑप्शन नंबर ए 10वीं 11वीं सदी हो जाएगा। सदी को ही शताब्दी भी कहा जाता है, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध है मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक की रचना जर्मन भाषा में किया था? तो मेघदूत का जो है की रचना जर्मन भाषा में किया था। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? विष के दांत कहानी के रचयिता ऑप्शन नंबर बी, नलिन लोचन शर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नलिन लोचन शर्मा का जन्म हुआ कहाँ हुआ? तो पटना के बदरघाट में। कब? 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नलिन लोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी आ ही गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में। कहाँ हुआ? पटना में। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। विष के दांत पाठ की विधा है, मतलब विष के दांत जो पाठ है यह क्या है? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है? नहीं, ये तीनों नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस हो जाएगा, कहानी है। विष के दांत क्या है? कहानी। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। गिरधर लाल का बेटा कौन था? गिरधर लाल का बेटा था मदन। यही ना तुम खोखा और कासू का दोनों का एक के नाम था, इसका दो दांत झाड़ दिया था बेचारा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। खोखा किस कहानी का पात्र है? खोखा जो है विष के दांत कहानी का पात्र है। खोखा किस कहानी का प्रमुख पात्र है? विष के दांत। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। मदन किसका बेटा है? मदन जो है, मदन किसका बेटा है? मदन जो है भाई साहब गिरधर लाल का बेटा था। किसका अरे मदन जो है किसका बेटा है? गिरधर लाल। बहुत बढ़िया था लेकिन इसको मारता था। अब क्या करिए, वो बेचारा मार खाता था रोज। अब अगला देखिए प्रश्न हमारा कह रहा है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? इसकी जो लड़कियां थी 5 गो। कौन कौन? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। भैया आ ही गया। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बेटियां हैं? तो सेन साहब की पांचों बेटियां हैं। पांचों सुशील की सुशील थी। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, खोखा बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को ही बदल दिया था? किसके अनुसार? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस हो जाएगा, खोखा के अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल लिया। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस हो जाएगा, मदन ने। अब देखिए अंतिम हमारा क्वेश्चन है। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? सेन साहब की कार की कीमत थी 7,500। कितनी थी? 7,500। अब हमें उम्मीद है कि आप सभी को सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।